हमारे मस्त-मस्त वाले हीरो को एक और मस्त-मस्त वाले रोमांटिक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। फूजो जो कि इस कहानी का हीरो है, वो एक शादी अटेंड करने के लिए आया हुआ था। बहुत टाइम बाद वो चाइना लौटा था। यहाँ पर उसका फ्रेंड ऐसे कह रहा होता है कि अरे! जिस लड़के की शादी में हम आए हुए हैं, ये तो उसी प्रिंसिपल का बेटा है जिसके कम स्कूल में कल तुम जॉइन करने वाले हो, अंदर चलना चाहोगे? वो जो कहता है अरे नहीं, नहीं। फिर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि लो ये अल्कोहल नहीं है, आई नो तुम अल्कोहल से एलर्जिक हो। लेकिन जैसे ही वो लोग ड्रिंक करते हैं तो उन्हें टेस्ट आता है कि ये अल्कोहल ही है। उसका फ्रेंड गलती से ये ड्रिंक लेकर के आ गया था। वो जो उसे पीते ही समझ चुका था कब कांड होने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग यामी को देखते हैं, वो इस कहानी की हीरोइन है। गो से उसकी शादी होने वाली थी, वो उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी बगल कमरे में वो सुनती है कि गो जीजी नाम की एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। उसे कह रहा है कि मैं यामी को कोई प्यार नहीं करता, उसे पसंद नहीं करता। मैंने तो उसे टच भी नहीं किया। जीजी उसे कह रही है इतनी खूबसूरत है, मैं कैसे मान लूँ? गो का कहना था कि मैं बस उससे शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे डैड को पसंद है। वो भले ही इतनी खूबसूरत है लेकिन बहुत बोरिंग है और मुझे बोरिंग लड़कियाँ नहीं पसंद है। मुझे तो तुम्हारी जैसी लड़कियाँ पसंद है। उसके साथ सिर्फ़ एक बिज़नेस मैरिज है मेरा और वो दोनों एक-दूसरे के साथ उसी कमरे में रोमांस करने लगती है। यामी इन बातों को सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है। वो यहाँ पर गू पे ट्रस्ट करते हुए उससे शादी करने के लिए रेडी हुई थी। लेकिन यहाँ पर वो इस तरीके से गू को किसी और के साथ देख कर के बहुत ही ड्रिंक करने लगती है। ड्रिंक करते-करते आगे कॉरिडोर में वो बढ़ती है और वो वहाँ से फूजो से टकराती है। फूजो और यामी दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते थे। फूजो भी जब उसने अल्कोहल लिया था तो एलर्जिक होने की वजह से वो उसकी पूरी बॉडी पर बहुत ही बुरी तरीके से असर कर चुका था। वो यामी से टकराता है तो उसे सँभालते हुए कहता है कि तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? यामी कहती है नहीं। फौजी से कहता है तो फिर अगर तुम ठीक हो तो मैं जाता हूँ यहाँ से। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यामी उसे रोक लेती है और कहती है कि क्या वो उसके साथ नाइट स्पेंड करेगा। यामी का दिल टूटा था गुस्से और वो यहाँ पे फूजो को ऐसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए ऑफर कर रही होती है, लेकिन फूजो उसे मना कर रहा था। वो उसे कहता है तुम ब्राइड की ड्रेस में हो, इट मीन्स कि तुम्हारी आज शादी होने वाली है, तुम ये गलती नहीं कर सकती हो, कल सुबह तुम्हें रिग्रेट होगा। यामी कहती है मेरे फियांसे को मैं पसंद नहीं हूँ और मैं उसे बोरिंग इंसान लगती हूँ, लगता है कि मैं तुम्हें भी नहीं पसंद हूँ, इसी वजह से तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो। ये कहते हुए वो खुद आगे बढ़ के फर्स्ट टाइम फूजो को किस करती है। फूजो यहाँ पर इतने नशे में था कि वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो यामी को कहता है कि कल सुबह रिग्रेट मत करना। ये कहते ही वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। वो को नहीं पता था कि उसकी बंदी फिलहाल किसी और के साथ है। वो तो शादी वाले वेन्यू पर यामी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन यामी वहाँ पर आती नहीं है। इधर उसे पता भी नहीं था कि फूजो कौन है। वो दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। इसके बाद फूजो के जगने के पहले यामी उसके कमरे से वहाँ से जा चुकी थी और इस बात को 1 महीना बीत जाता है। यामी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि फूजो कौन था। इसके बाद हम सीधे 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। यामी अपने क्लासेस अटेंड कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है। वो मन में सोच रही थी कि उसने अपने पेरेंट को बताया नहीं है गो से ऐसे रिश्ता टूटने का, वरना वो बहुत ही परेशान हो जाएँगे। वो आराम से उन्हें फिर बता देगी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है और कहती है कहाँ खोई हुई हो? यामी उसे गो के बारे में नहीं बताई थी। यामी पूछती है कि आज क्लास में इतनी सारी लड़कियाँ क्यों हैं? नॉर्मली तो इतनी लड़कियाँ नहीं होती हैं। तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि आज हमारे कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आने वाला है। मैंने सुना है ना कि वो सिंगल है और बहुत ही बवाल वाला हैंडसम है। उसे ही देखने के लिए यहाँ पर क्लास में इतनी सारी लड़कियाँ आज आई हुई हैं। लेकिन यामी को उस प्रोफेसर में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। उसकी फ्रेंड से कहती है कि तू भी देखना, मैं कह रही हूँ ना वो बंदा सच में काफ़ी हैंडसम निकलने वाला है। यामी ने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जिस बंदे के साथ वो 1 महीने पहले इंटीमेट होकर के आई है, अभी वही उसका प्रोफेसर बन के उसके सामने आने वाला है। वो जो क्लास में एंट्री लेता है, सामने यामी को देखते ही वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है। कहीं न कहीं वो बहुत ही खुश था, पिछले 1 महीने से वो उसे ढूँढ रहा था, लेकिन वो उससे मिल ही नहीं रही होती है। और यहाँ पर इस तरीके से जब वो उससे मिलती है तो यामी अपना शकल छुपाने का कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि कहीं फूजो उसे देख ना ले और उसे पहचान ना ले।
उसकी फ्रेंड उसे कह रही होती है कि बहन देख ना ये कितना हैंडसम है। लेकिन वो तो बुक से अपना शकल छुपा करके बैठी हुई थी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जानबूझ करके वो जो यहाँ पर यामी से ही एक सवाल पूछता है। यामी का ध्यान कहीं और था, वो तो अपना फेस छुपाने में ही बिज़ी थी। यहाँ पर जो उसका एक और वहाँ क्लास में लड़का था, वो यहाँ पर यामी से कहता है, "आ जाती हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए लड़कियाँ, आता तो कुछ है नहीं और खुद को यूनिवर्सिटी के लायक समझती हैं।" ये बात सुनना था कि यामी को गुस्सा आ जाता है और जो सवाल उसने उससे पूछा था, उस सवाल का वो जवाब दे देती है। लेकिन जो जवाब उसने दिया था, वो किताब से थोड़ा हट के था। वो लड़का उसका मज़ाक उड़ाने लगता है कि उसे तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर ही नहीं आता और खुद को बड़ा टैलेंटेड कहती है। जो जवाब यामी ने दिया था, वो एक्चुअल में सही था। बस फ़र्क इतना था कि वो बुक में नहीं था, बुक से अलग था। और यहाँ पर इस तरीके से फूजो उससे बात करने के लिए आता है। उसके हाथ यहाँ पर उसकी वो आईडी लगती है। वही आईडी जो कि यहाँ पर वो गलती से वहाँ भूल आई थी। वो उसे कहता है, आंसर तो तुमने सही दिया है, लेकिन तुम्हें इस सवाल का ये आंसर कैसे पता चला? क्योंकि ये एक्चुअली बुक में नहीं है। तो वो उसे कह देती है कि उसे चाइनीज़ मेडिसिन में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो उसने दूसरे किताब में वो सवाल पढ़ा था। फूजो भी इम्प्रेस हो जाता है इस एज की लड़की को इस टाइप के सवाल के ऐसे आंसर्स आ रहे होते हैं। वो यामी को अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। उसकी फ्रेंड को लग रहा था कि यामी ने यहाँ पर उस लड़की को ऐसे जवाब दिया है, इसी वजह से फूजो उसे डांटने के लिए उसे बुला रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि फूजो यहाँ पर यामी को क्या बात करने के बारे में बुला रहा है। वो अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा था उस रात की अगली सुबह जब वो जगा था तो उसे यामी वहाँ पे नहीं मिली थी। उसने चेक किया था, वो यामी की फर्स्ट नाइट थी और इतना ही नहीं, यहाँ पर उसे यामी का वो कार्ड भी मिला था, जिसे देखते ही वो सोच रहा होता है कि वो आखिरकार कहाँ जा सकती है। उस लड़की के बारे में उसे ढूँढना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वो पिछले 1 महीने से उसके बारे में पता लगा रहा होता है। लेकिन फाइनली अब जाकर के वो उसे मिलती है। यामी डरते-डरते फूजो से बात करने के लिए आती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसने उसे पहचान तो नहीं लिया। फूजो उसे कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए? यामी समझ जाती है कि वो उसी के बारे में पूछ रहा है। यामी उसे कहती है, नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। फूजो उसे कहता है, मुझे तो लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। यामी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम पहले नहीं मिले थे। अब फूजो यहाँ पर उससे कह रहा होता है, लेकिन तुम्हारे हाथ का तिल तो यही कह रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पर उस रात वो लड़की तुम ही थी। अब यामी पकड़ी जाती है, वो उसे कहती है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर उस रात के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ? हम दोनों एडल्ट थे, हम दोनों ही नशे में, जो हुआ उस बात को भूल जाते हैं। वो जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं बोल रहा था, एक्चुअल में गलती मेरी भी थी, ड्रंक मैं भी था, कंट्रोल मुझे भी खुद को करना चाहिए था, लेकिन जो कुछ हुआ मैं उसे भूल नहीं सकता। वो जानता था कि यामी का फर्स्ट टाइम था और वो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में बात करना चाह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर यामी ऐसा सोच रही थी कि वो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोलेगा। इसी वजह से जब फूजो उससे कुछ और बात करना चाहता है, तो वो वहाँ से थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील करते हुए चली जाती है। फूजो मन में सोचता है कि क्या यामी सच में इतनी रूथलेस है? उसे उसकी कोई केयर नहीं। 1 महीने पहले वो उसके साथ इंटीमेट हुई और उसे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उसे क्या पता कि यामी बेचारी अपनी घबराई हुई है। जैसे ही वो फूजो के ऑफिस से निकलती है तो गू उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि शादी वाले वेन्यू पर वो आई क्यों नहीं? सब उसका मज़ाक उड़ा रहे थे, क्या प्रॉब्लम हो गया? यामी कहती है, क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? वो बोलने लगता है, तुम्हें दूसरों की बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल और केवल तुमसे प्यार करता हूँ। देखो मैंने मैचिंग रिंग भी पहना हुआ है और यहाँ पर मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। यू नो ना, तुम्हें मेरे पेरेंट ने ढूँढा है। अब यहाँ पर यामी समझ जाती है कि लड़का कभी उससे प्यार करता ही नहीं था। उसने तो इसे फेक रिंग इस तरीके से पकड़ाया हुआ था। साथ ही में यहाँ पर वो उसे उल्लू बना रहा होता है, ये कह के, और वो कितनी इमोशनल थी कि वो उनकी बातों को सुन भी रही होती है और उसकी बातों पर भरोसा भी कर रही होती है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करने वाली थी। वो उसे कहती है,
आई थिंक कि हमें हमारे रिलेशन के बारे में थोड़ा सोचने के लिए वक़्त चाहिए और मैं चाहती हूँ कि हम हमारे रिलेशन को थोड़ा वक़्त दें तो बेहतर होगा। ये शादी वाला जो मैटर है हम बाद में सोचेंगे। वो यहाँ पर उसके लिए एक नया रिंग बनवा के लेकर के आया हुआ था और उसे कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया रिंग बनवा कर के लेकर के आया हूँ, तुम इसे रख लो और शादी के बारे में प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ही तुम सोचना। अब ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। अब वो सोच रही होती है, यामी अच्छे से जानती थी कि गो उसके साथ अब भी माइंड गेम खेल रहा है, तो वो यहाँ पर उसके साथ माइंड गेम खेलने के लिए भी कुछ दिनों तक तैयार थी। उसके कन्फ्यूजन को, उसके वो रिंग वाले प्रपोज़ल को वो एक्सेप्ट कर लेती है और उसके रिंग को रख लेती है। वो सोचती है कि वो बाद में इसका पोल खोलेगी और बाद में उसे सबक सिखाएगी, इसी वजह से वो चुपचाप उसका रिंग ले लेती है। लेकिन उसके जाते-जाते उसे वोमिटिंग सा फ़ील होने लगता है। बगल में ही वॉश बेसिन था तो वो उसी में जाके वोमिटिंग करने लगती है। तभी वहाँ पे फूजो उसे हैंग की ऑफ़र करने के लिए आता है। वो उसे कहता है क्या हुआ तुम्हें वोमिटिंग हो रहा है? वो कहती है हाँ, शायद कुछ कचरे लोगों को देख कर के मुझे वोमिटिंग होने लगा। फूजो उसे पूछता है कि तुम्हें पिछले मंथ पीरियड आया था? वो ये सुन के शॉक हो जाती है, वो नोटिस ही नहीं की थी कि एक्चुअल में उसे पीरियड तो आया ही नहीं था और यहाँ पर वो उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बोलता है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट ला करके देता है तो वहाँ पर इस तरीके से उसे पता चलता है कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है और वो खुद भी शॉक हो जाती है। वो दोनों बैठ कर के इसी बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है, इट मीन्स कि ये बेबी फूजो का है। यामी तो अच्छे से जानती थी कि वो फूजो के अलावा कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई। अब यहाँ पर फूजो उसे 2 ऑप्शन देता है, कहता है पहला, आई नो कि तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, मीन्स कि तुम एडल्ट हो, लेकिन अभी तुम्हारा कॉलेज वगैरह सब बाकी है। तो या तो तुम इस बेबी को अबॉर्ट करा सकती हो। दूसरा ऑप्शन सुने बिना ही यामी यहाँ से जाने लगती है। उसने तो ये सोचा ही था कि वो उसे इस तरीके से बेबी अबॉर्ट करने के लिए बोलेगा। वो उसे रोकते हुए कहता है या तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनते ही यामी शॉक हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस कॉलेज का प्रोफेसर उसे ये ऑप्शन देने वाला है। अब वो उसे हाँ कहती है ना, ये तो हमें इस कहानी के पार्ट 1 में नहीं बताया गया और ये कहानी का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म कर दिया गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब यहाँ पर इस कहानी का सेकंड पार्ट आए तो आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।